तो डॉक्टर प्रतिका जी धन्यवाद सर। एंड मैं अपनी बात कहने से पहले संजुला को भी धन्यवाद दूंगी। मेरी बात कहने से पहले वो यहाँ है क्योंकि एक गुरु ही शिष्य में कमियां बता सकता है, तो डेफिनेटली इसके बाद मैं उनसे पूछूंगी कि मुझे और कहाँ सुधार करना चाहिए। 2022 के इस संविधान दिवस को मनाने के लिए इस पुस्तकालय में जितने लोग उपस्थित हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और इस विमर्श का हिस्सा बनने जा रहे मेरे सभी साथीगण जो मुझसे सब सीनियर हैं, तो मैं अपने आप को इसके लिए ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और इसके लिए प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और केवल प्रमोद जी नहीं, मैं यहाँ नवल जी, मेथी जी, इनफैक्ट ग्रास रूट मीडिया, इंडिक स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और इस लाइब्रेरी के सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की उद्देशिका और संविधान समिति के कथन पर अपनी बात शुरू करूं उससे पहले सबको संविधान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बहुत हर्ष की बात है, ये 73वां संविधान दिवस मना रहे हैं। 2015 से पहले हम इसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे। संविधान दिवस यानी संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करने का दिन। संविधान दिवस यानी भारत के लोगों का दिन। संविधान दिवस यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलवाने की घोषणा करने का दिन। संविधान दिवस यानी हर प्रकार की समानता को अपनाने का दिन। और सबसे प्रमुख, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का दिन। अगर संविधान दिवस की महत्ता पे बात करने चलूं तो शायद सारे विमर्श का समय यहीं समाप्त हो जाएगा। तो जो टिप्पणियों की श्रृंखला ग्रास रूट मीडिया ने शुरू करी है उसमें मैं मेरी बात विशेष रूप से उद्देशिका और संविधान सभा में बहस पे जो चर्चाएं हुई उसका कुछ बिंदु यहाँ पे उल्लेखित कर पाऊंगी। पूरी चर्चाएं तो यहाँ पे लाना संभव नहीं है। उद्देशिका को अगर हम पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग से प्रारंभ होकर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करने पर समाप्त होती है। लेकिन ये 87 शब्दों की उद्देशिका संपूर्ण संविधान का सूत्र है। इस उद्देशिका का इस रूप में पारित होना भी एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इस संदर्भ में कुछ तारीखें विशेष महत्व रखती हैं। पहली तारीख जो मैं उल्लेखित करूंगी 13 दिसंबर 1946, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य संकल्प के रूप में उद्देशिका का प्रथम प्रारूप प्रस्तुत किया। और जो बहस उस दिन हुई उसमें शब्द गणराज्य पर जोर दिया गया। हालांकि सभा के सदस्य डॉक्टर जयकर और फ्रैंक एंथनी इसके विरोध में थे, उन्होंने गणराज्य शब्द पर आपत्ति जताई। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस उद्देश्य प्रस्ताव पर अपनी कुछ आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह प्रारूप समाजवादी अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं करता, जो कि वास्तव में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलवाने के लिए आवश्यक है। हालांकि 13 दिसंबर 1946 से 22 जनवरी 1947 तक 6 सत्र हुए जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई और 22 जनवरी 1947 को इसे उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि ये स्वीकार करना एज इट इज नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन उसमें आए और उसके बाद अनेक चर्चाओं में जो आज की उद्देशिका हम पढ़ते हैं उसका रूप निकल कर आया। उन कुछ तारीखों की बात भी मैं करूंगी। 15 नवंबर 1948 इसमें काफी मायने रखती है। प्रोफेसर के.टी. शाह ने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व संघीय राज्य जैसे शब्दों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल में इसको शामिल करने से संविधान के प्रशासनिक आदर्शों की जानकारी मिलेगी। उन्होंने पहला शब्द जो संघीय प्रस्तावित किया, उन्होंने कहा कि भारतीय संघ एक एकात्मक राज्य ना बने। उनके हिसाब से फेडरल शब्द का तात्पर्य संघ का हिस्सा बनने वाले सभी राज्यों की समान शर्तों पर एक सहमत संघ से है। भारत में राज्य को फेडरेशन का हिस्सा बनने वाले राज्य कहा जाना चाहिए, ऐसा वह चाहते थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी बने। दूसरी डिमांड उनकी थी कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाए। हालांकि हमारी मूल उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, जिसको हमने 42वें संशोधन से उसमें डाला। वो राज्य के स्पष्ट और सशक्त वर्णन में विश्वास रखते थे और उन्होंने अतीत के जो अनुभव थे उसके आधार पर धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बल देने की बात करी। उनके अनुसार नागरिकों के बीच अन्याय या असमानता संबंधी जितने पूर्वाग्रह रहे
उनके प्रति ये एक आश्वासन होगा अगर हम पंथ निरपेक्षता शब्द यहाँ पे जोड़ देते हैं। हालांकि आगामी चर्चा में जब सदस्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करने वाले भारतीय राज्य की प्रकृति पे तो सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने इस शब्द को उद्देशिका में शामिल नहीं किया। प्रोफेसर शाह ने जो तीसरा शब्द प्रस्तावित किया वो था समाजवादी, जिसका अर्थ है कि एक राज्य जिसमें सभी के लिए समान न्याय और समान अवसर का आश्वासन दिया जाना जरूरी है। यह शब्द सामाजिक कुरीतियों को रोकने का पर्याय भी माना गया, लेकिन अंबेडकर जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। हालांकि इस प्रस्तावित जो संशोधन किया गया, समाजवाद को हटाया गया, उसका दो अन्य सदस्यों एच.वी. कामत और के.टी. शाह, इन्होंने विरोध भी किया क्योंकि उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। इसी सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रस्तावित किया कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। इसका भी विरोध हुआ। मौलाना हसरत मोहानी ने इनका विरोध किया। उनका कहना यह था कि उद्देश्य प्रस्ताव जो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, उसमें शब्द थे स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, परंतु संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द यहाँ पे लाए गए हैं इस प्रस्ताव में। उनका मानना यह था कि स्वतंत्रता आमतौर पे संप्रभु में निहित होती है, तो स्वतंत्रता को हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, हम शब्द संप्रभु लेके कर चलेंगे। उन्होंने एक प्रस्ताव और भी दिया कि इन 3 युग्मों पे चर्चा करते हैं और फिर जिस युग्म पे हम आगे चलेंगे उसको हम शामिल कर लेंगे। तो वो युग्म थे संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य, और अंत में सारी सभा ने उसको सहमत होकर संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य अपना लिया। फिर एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था उस समय बहस का, वो था राज्यों का संघ। प्रारूप समिति ने सलाह दी कि राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सुझाव था कि राज्य शब्द को प्रदेश के साथ साथ प्रांतों पे भी लागू किया जाए। संघ शब्द से पहले फेडरल जोड़ा जाए और राज्य शब्द के स्थान पर प्रदेश शब्द लाया जाए। ये भी एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन श्री बी.एम. गुप्ते जी ने संघ शब्द का उपयोग करने के बी.आर. अम्बेडकर जी के इरादे को स्पष्ट करके कहा कि वो अलगाववाद के अधिकार को रोकना चाहते थे, जिसका हमने एक तरह से फेस किया 70 के दशक में, जिस कारण से हमें इंटेग्रिटी जैसे शब्द, अखंडता जैसे शब्द संविधान की प्रियम्बल में बाद में जोड़ने पड़े। खैर, संघ शब्द का प्रयोग, उनका कहना था अगर संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तो संभावना बनी रहती है कि जो राज्य होंगे वो अलगाववादी सोच रखेंगे, लेकिन हमने उसको फेडरल वर्ड को कहीं यूज पूरे संविधान में नहीं किया। इसके बाद जो अगली तिथि आती है वो है 17 अक्टूबर 1949। इस दिन इसके प्रारूप पे चर्चा हुई, उद्देशिका के प्रारूप पे चर्चा की गई। इसमें श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने संप्रभु शब्द पर ऐतराज जताया और इसे हटाने की मांग की। उन्होंने ये कहा कि ये संप्रभु ऑस्टिन के संप्रभु के समकक्ष होता है। यहाँ जितने लॉ पढ़े हुए लोग हैं या पढ़ रहे हैं, ऑस्टिन को बहुत अच्छे से जानते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस जिन्होंने पढ़ा है। तो ये क्योंकि ऑस्टिन के संप्रभु के समकक्ष प्रतीत होता है, तो उसको हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं कर सकते। इसी दिन डिबेट का मुद्दा गॉड और गांधी भी रहे। एक प्रपोजल ये था कि इन द नेम ऑफ गॉड वर्ड जोड़े जाएं प्रियम्बल में, और दूसरा था कि गांधी शब्द को ही प्रियम्बल में किसी तरह स्थान दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली जो सभा ने अपनाया, दोनों शब्दों को ही नकारा और दोनों को ही स्थान नहीं दिया गया। उद्देशिका पे अगर और बात करूं तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं लास्ट की कुछ दो लाइनों से अपनी बात को खत्म करूंगी कि शुरू से ही भारत के निर्माता भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समाजवादी के साथ साथ संप्रभु, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे, जिसमें 3 चीजें तो बहुत शुरू में समाहित कर ली गई, लोकतांत्रिक, गणराज्य और संप्रभु। बाद में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता 42वें संशोधन से जोड़ दी गई। और कुल मिला के पहले या बाद में हमने अल्टीमेटली उस टारगेट को अचीव किया जो संविधान सभा चाह रही थी। तो और इसके पीछे समाजवाद शब्द लाने के पीछे उनका पर्पस यही था कि जितने भी भौतिक संसाधन है उसका काम सार्वजनिक भलाई के लिए आना चाहिए,
जो अल्टीमेटली समाजवाद शब्द को उसमें शामिल करने से पूरा हुआ। यही कारण है कि हम उसको आज हम देखें तो रिसोर्सेज का यूज सब तरीके से किया जा सकता है। एक लास्ट बात कि उद्देशिका को संविधान के अनुच्छेद में भी स्थान देने की बात हुई। इसको लेके भी संविधान सभा में चर्चा हुई कि इसको अनुच्छेद 1 पे स्थान दिया जाए। इसे 1 से अलग बहुत शुरू में जहां से अनुच्छेद प्रारंभ होते हैं उससे भी पहले स्थान दिया। हालांकि ये भी न्यायपालिका में बहुत लंबे समय तक बहस का विषय रहा और इनरी बारोबरी यूनियन पर जाके ये थमा, जहां पे ये कहा गया कि ये संविधान उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ये संविधान निर्माताओं के माइंड प्रोसेस को जानने की कुंजी है। वो क्या चाहते थे वो हम उद्देशिका से जान सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं अब अपनी बात खत्म करूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सीनियर लोगों को मैं सुनना चाहती हूँ। तो थैंक यू सर। देखिए, आपने सुना, हो सकता है कई शब्द आज आपके लिए नए, लेकिन नए शब्द जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो शायद कुछ नई यात्रा प्रारंभ करवाते हैं। तो एक सेकंड दोस्त, तो शायद आज से आपकी ये 2022 कुछ नई यात्रा प्रारंभ करे। जैसे सीमा जी को आप सुन चुके हैं, अवतिका जी को आप सुन रहे हैं, अब इन्होंने एक संघवाद की बात लाके छोड़ दी, तो उस संघवाद की गाड़ी को आगे कौन ले जाएगा?